हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है अपना यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो ध्यान से आप लोग यहां पर सुनना आप लोग। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करना चाह रहे हैं कि इस पूरे फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में आप लोग को क्या क्या मिलेगा, उसके एक बार हम लोग ब्रीफिंग कर लेते हैं। देखो, आपको मिलेगा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो, मतलब हर चैप्टर के हर टॉपिक के बिल्कुल डिटेल आपको वीडियोस मिलेंगे, है ना। एक कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हर वीडियो के बाद आपको वहां पर एक डीवीपी की लिंक मिलेगी पीडीएफ फॉर्म में, जिसको आप लोग को ट्राई करना है, सॉल्व करना है। एंड उसके नेक्स्ट डे आपको मिलेगा उस डीपीपी का सॉल्यूशन वीडियो, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन वीडियो ना। उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू, एक बार आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा, उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको यहां पर मिलेगा। उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली लाइव सेशन, मतलब हफ्ते में हम एक लाइव सेशन रखेंगे जहां पर जो भी आपके डाउट्स हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। नाउ उसके बाद वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज आपका वीकली टेस्ट होगा, ताकि आप अपने आप को असेस कर पाओ कि आपने उस चैप्टर में कितना सीखा है। नाउ इसके बाद गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। फाउंडेशन कोर्स पढ़ने के बाद जो आपको एग्जाम देना होता है, लाइक ओलंपियाड की बात करें, हम एनएसओ की बात करते हैं, ठीक है, एनएसटीएससी की बात करते हैं, एनटीएससी की बात करते हैं, तो ये जितने भी नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं उनको आप क्रैक कर सकते हो इस कोर्स को पढ़ने के बाद। और उस एग्जाम का कब वो एग्जाम होने वाला है, उसका पैटर्न कैसा है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, इनके वीडियोस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद है आपका चैप्टर वाइज वन शॉर्ट रिवीजन। तो जो भी आपका चैप्टर हो जाएगा उसके बाद हम उसका एक समरी टाइप बोले या उसको एक वन शॉट में इसका रिवीजन भी हम करेंगे। नाउ इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो ऑनलाइन फॉर्म में इसका टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, तो वो भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं टू एसेस योरसेल्फ, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको मिलेगा इस पूरे फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में, ठीक है। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं आपका जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनना। यहां पर देखो, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है। सुनना ध्यान से। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक वीडियो आपको मिला होगा, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। वहां पर मैंने बताया था कि टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, है ना। और इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज होती है ना, वो उन 7 क्वांटिटीज पे ही डिपेंड करती हैं, है कि नहीं। मतलब तुम्हें यह चीज सुन के आश्चर्य होगा कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं सबको आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में आप सारे फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हो, है कि नहीं। तो सुनना, मैंने कहा व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब यह होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब तुम एक्सप्रेस करते हो फंडामेंटल के टर्म्स में, तो वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो पावर होगा उसी को कहते हैं डायमेंशन, ठीक है। द पावर अप टू विच फंडामेंटल यूनिट रेज्ड टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, देखो ध्यान से सुनो, तुम ये बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। अब अगर इसका यूनिट लिखना चाहें तो मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। देखो यहां पर देखो,
मैंने कहा डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब बताओ, मैं इस डेंसिटी का यूनिट लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना बस। मास का क्या होता है? किलोग्राम, जानते ही हो आप लोग। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, अब बताओ, ये तो आपका किलोग्राम हो गया, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये पर मीटर क्यूब हो जाएगा। मानते हो? ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। हां, अब देखो, डेंसिटी को आपने एक्सप्रेस कर दिया है किलोग्राम और मीटर में, और किलोग्राम और मीटर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट होती है ना। मास का होता है किलोग्राम, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फिर मीटर मतलब लेंथ इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपने इस डेंसिटी को एक्सप्रेस कर दिया है फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में। तो ये देखो, तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स के पावर्स हैं, इन पावर्स को ही कहते हैं डायमेंशन। तो ये देखो, किलोग्राम का पावर कितना है? 1। मीटर का पावर कितना है? -3। तो ये जो 1 और -3 है, यहां पर कुछ नहीं है, पावर मतलब पावर 1 है ना। ठीक है, तो ये जो पावर होते हैं फंडामेंटल यूनिट के, ठीक है, जिससे आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया है, इन्हीं पावर्स को कहते हैं डायमेंशन। तो यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है? देखो, डायमेंशन ऑफ मास इज 1 एंड डायमेंशन ऑफ लेंथ इज -3। ठीक है, तो यही होता है आपका डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं ना अपन यार, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या होता है, एक होता है आपका फोर्स। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि तुम लोग आगे पढ़ोगे, है ना। अभी इस पूरे चैप्टर में, मतलब इस पूरे टॉपिक में हम बहुत सारी क्वांटिटीज देखेंगे जो कि आप लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में देखोगे, लेकिन उन सारे क्वांटिटीज का हम लोग यूनिट्स यहीं पर देख लेते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर ध्यान देना आप लोग। देखो, फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ए होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, है ना, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, ये आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर नीचे होता है ना, इसको हम बोलते हैं पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो। तो यहां पर आपने फोर्स को एक्सप्रेस कर दिया है फंडामेंटल के टर्म्स में ना। देखो, ये मास है, ये मीटर मतलब लेंथ है, और ये सेकेंड मतलब टाइम है। तो आपने फंडामेंटल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। तो अब यहां पर इसका डायमेंशन क्या होगा? तो हम क्या बोलेंगे? मास का डायमेंशन 1 होगा, लेंथ का डायमेंशन भी 1 होगा, और टाइम का डायमेंशन -2 होगा, है कि नहीं। ऐसा तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तुम फंडामेंटल के टर्म्स में पहले कन्वर्ट करना और देखना कि उस फंडामेंटल यूनिट का पावर क्या है, पावर क्या है ना। उन्हीं पावर को कहते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये कहानी हो गई आपकी सिंपल, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, है ना। बड़ा सिंपल है, एक बात थोड़ी सी बस ध्यान देना होगा, अपने आप काम बनेगा। ठीक है, ध्यान देना। इधर देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। देखो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, द एक्सप्रेशन बाय विच वी कैन एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, तो हम उसके लिए एक्सप्रेशन यूज करते हैं,
है ना। एक एक्सप्रेशन से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल के टर्म्स में, तो उसी एक्सप्रेशन को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है ये, ठीक है। अब बताओ डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो अपॉन सेकंड था तो उसको ऊपर ले गए तो s की पावर -1 हो गया ना, है कि नहीं? ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो, यह है आपका मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैं स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं। आओ देखो, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो आप बताओ, ये मीटर मतलब लेंथ ना, तो लेंथ को हम लोग शो करेंगे कैपिटल L से, और ये सेकंड का मतलब टाइम ना, टाइम को शो करेंगे कैपिटल T से। तो इसका क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? देखो, L मीटर की पावर 1 है, मतलब L की पावर 1 होगा, पावर 1, है कि नहीं? और S की पावर -1 है, मतलब T की पावर -1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने स्पीड को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, तो इसी को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, हाँ है ना। जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम इसका यूनिट क्या लिखते हैं? मीटर क्यूब, है कि नहीं? अब देखो, मीटर क्यूब का मतलब लेंथ का क्यूब ना, मीटर का मतलब क्या होता है? लेंथ, ठीक है। तो आप बताओ ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L क्यूब ओनली, होगा कि नहीं होगा ऐसा? ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी अपन कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं यहां पर, ठीक है। ध्यान दो, इधर देखो, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग क्वांटिटीज। वॉल्यूम का मैंने बता दिया ना आपको, अभी वॉल्यूम का क्या लिखा मैंने? अभी वॉल्यूम का लिखा मैंने L क्यूब लिखा था, ठीक है। चलो आओ डेंसिटी का लिख के बताता हूं आपको मैं, डेंसिटी का, ठीक है। देखो डेंसिटी अभी देखा था अपन ने, इसका फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और ये होता है मीटर क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं क्या? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो अब बताओ इस डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किलोग्राम का मतलब होता है मास, किलोग्राम का मतलब होता है मास, ठीक है। मतलब किलोग्राम की पावर 1 है तो m की पावर 1, ठीक है। इसका डायमेंशन 1 ही रहेगा ना, पावर 1 रहेगा, ठीक। नाउ मीटर का मतलब क्या होगा? L, तो L का डायमेंशन क्या है? -3, तो ml की पावर -3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, ठीक है। ओके, ये मिल गया अपन को डेंसिटी का। नाउ और निकाल के देखते हैं, आओ एक्सेलरेशन का निकालना है, एक्सेलरेशन का, तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी का भी अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, है कि नहीं। एंड एक और चीज बताऊं मैं आपको, इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक में अपन ऐसी बहुत सारे क्वांटिटीज देखेंगे जिसको पहली बार हो सकता है आप सुन रहे हो, है ना। वो आगे जाके चैप्टर्स में आप लोग वो चीज पढ़ोगे, लेकिन उनके यूनिट्स को लेकर के हम अभी ही बात कर लेंगे। तो हर एक क्वांटिटी का मैं फॉर्मूला दूंगा पहले आपको, और उस फॉर्मूले को तुम ऐसा मानना कि ऐसा फॉर्मूला होता है, लेकिन ये चीजें आप पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, है कि नहीं? ठीक है, अभी ध्यान देना। जैसे हो गया एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब जब तुम एक्सेलरेट करते हो ना गाड़ी को, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन उसकी बात हो रही है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन टाइम। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड ही है अभी ये मान लो, है ना, बस स्पीड में एक डायरेक्शन आ जाए तो उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो अगर यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी का यूनिट और स्पीड का यूनिट सेम रहता है। ठीक है, चलो तो अब देखो, चेंज इन वेलोसिटी मतलब आप अभी इसको मान लो चेंज इन स्पीड। ठीक है, तो जो स्पीड का यूनिट होगा वही उसके चेंज का भी होगा, और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है ना, है कि नहीं। ठीक है, तो यहां देखो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। नाउ अपॉन में ये टाइम क्या होगा, सेकेंड। इज इट क्लियर। ठीक है, तो अब बताओ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, ये सेकेंड इसमें इंटू हो जाता है ना, तो अपॉन एस स्क्वायर। तो अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये एम एस माइनस 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो आप बताओ एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका, मीटर का मतलब लेंथ और सेकेंड का मतलब टाइम और पावर -2 है, तो LT -2 हो गया इसका डायमेंशन, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। इज इट क्लियर। ठीक है, अब देखो यहां पर एनर्जी का निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो जरा, एनर्जी का निकालना है। तो एनर्जी जो होता है, एनर्जी का डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के ही बराबर होता है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उससे निकाल सकते हो आप एनर्जी का डायमेंशन भी। ठीक है, तो ये देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है ना। ठीक है, अब देखो यहां पर फोर्स जो होता है ना, अभी मैंने यहां पर एग्जांपल दिया था आपको मैंने फोर्स का, ये देखो मैंने फोर्स का डायमेंशन यहां दिया था, ये देखो यूनिट दिया है मैंने, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये फोर्स का होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो हां, तो फोर्स का डायमेंशन मतलब यूनिट सीधे लिख दो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट मतलब आप ये मानो कि एक डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वही होगा जो डिस्टेंस का होता है, दैट इज मीटर। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, हाँ है ना। अब देखो ये हो जाएगा किलोग्राम, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और ये आपका पर सेकेंड स्क्वायर होगा ऐसा। ठीक है, मैंने एनर्जी की यूनिट लिख दी, अब मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकता हूं आराम से, आओ देखो। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा क्या, किलोग्राम का मतलब m और पावर 1 है तो इसका पावर 1 होगा, मीटर का मतलब लेंथ पावर 2, सेकेंड का मतलब टाइम पावर -2, ये हो जाएगा आपका एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। इज इट क्लियर। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे प्रेशर को लेकर के। ठीक है, आओ देखो प्रेशर का कैसे निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ध्यान देना बस, इधर देखो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो प्रेशर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब देखो फोर्स का यूनिट मालूम होना चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स का था ना। ठीक, इसको मैं डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूं यहां पर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो हम इसको लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो नीचे 1 मीटर बचा हुआ है, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, ये आपका ऊपर गया तो पर मीटर, और ये पर सेकेंड स्क्वायर,
नीचे वाले को जब ऊपर लेके जाते हैं ना तो बोलते हैं पर, ठीक है। जैसे नीचे मीटर है, उसको ऊपर ले गए तो बोलेंगे पर मीटर, है कि नहीं? ठीक है। अब देखो, अब मुझे इसका यूनिट मालूम चल गया तो मैं लिख सकता हूं इसका डायमेंशन। आओ देखो, प्रेशर का डायमेंशन लिखूंगा, किलोग्राम का होता है मास, मीटर मतलब लेंथ L-1, सेकेंड मतलब टाइम T-2, ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ व्हाट? प्रेशर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ऐसे निकाली जाती है आपके डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ नहीं आपको करना है, बस ये कहानी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उस फॉर्मूले के हेल्प से आप उसके यूनिट लिख दो, और जब तुम उसका यूनिट लिखोगे ना तो वो यूनिट में फंडामेंटल ही क्वांटिटीज होंगी, मतलब मास का होगा किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, ऐसी होंगी यूनिट्स, है कि नहीं? फिर उसके बाद उसका उसका फॉर्मूला लिख दो। किलोग्राम होगा तो उसको M लिखो, मीटर होगा तो उसका L लिखो, आपका सेकेंड होगा तो T लिखो, और पावर क्या होना चाहिए उसका M, L और T का, जो उनके यूनिट्स का पावर है कि नहीं? ये कहानी है। तो ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका सिंपल कुछ एग्जांपल्स। नाउ अब हम बात करेंगे यहां पर इसके एप्लीकेशंस की, है ना? तो क्या है इसके एप्लीकेशंस? मतलब जो डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, इसके यूज कहां होते हैं, ठीक है? अच्छे खासे इसका इस्तेमाल होता है, तो ध्यान देना आप लोग। यहां पर देखो, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं यहां पर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या यूज है, ठीक है? तो अच्छा खासा इसका यूज है, ध्यान देना बस आप लोग। यहां पर इसके 3 एप्लीकेशन होते हैं, है ना? पहला है आपका टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन। मतलब कोई भी एक फॉर्मूला, कोई भी एक रिलेशन अगर आपको दिया जाए, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि ये रिलेशन सही है कि नहीं। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आप किसी भी इक्वेशन को, किसी भी रिलेशन को चेक कर सकते हो, ठीक है? ओके, कैसे करते हैं वो अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है उसका? टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच का अगर रिलेशन डिराइव करना हो, या इन शॉर्ट बोले कोई फॉर्मूला डिराइव करना हो, उसमें भी यूज होता है आपका ये डायमेंशनल एनालिसिस, है ना? ठीक है। और जो तीसरा आपका है यहां पर, टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मतलब अगर अपन को यूनिट कन्वर्ट करना हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जैसे SI से CGS में, है ना, CGS से SI में, ठीक है, तो कभी भी सिस्टम में, मतलब कभी भी अगर अपन को यूनिट कन्वर्ट करना हो तो वहां पर भी इस्तेमाल होता है डायमेंशनल एनालिसिस का। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला वाला एप्लीकेशन, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन। ठीक, चलो देखो, इस करेक्टनेस को चेक करने में अपन को एक प्रिंसिपल यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी? सुनना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, किसी भी रिलेशन के हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। क्या बोला मैंने? किसी भी रिलेशन में हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है? देखो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यहां पर एग्जाम्पल क्या है? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है? ये आपका होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आप लोग पढ़ोगे अपना जो आपका सेकेंड चैप्टर है, दैट इज आपका काइनेमेटिक्स, मोशन इन वन डायमेंशन, वहां पर आप इस इक्वेशन को देखोगे, है ना? तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये सही है कि नहीं,
है ना। आओ चेक करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने कहा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मैं पहले आपको यह बता देता हूं कि इसमें ये सारी चीजें क्या क्या शो करती हैं। देखो, ये जो S है ना, इसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये S है आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना। इस U को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। यहां पर जो T है वो टाइम टेकन है, ठीक है। T तो टाइम टेकन है, नो डाउट, ठीक है। नाउ उसके बाद जो A है इसे कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। A होता है एक्सेलरेशन, ठीक, क्लियर है। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैं चेक करना चाह रहा हूं कि ये रिलेशन सही है कि नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि इसके हर टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो सेम आएगा। हर टर्म का मतलब कैसा? देखो, मैं अलग कलर इस्तेमाल कर लेता हूं, मैं चलो ये इस्तेमाल करता हूं। मैंने कहा ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला और इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, हाँ है ना, ठीक है। मतलब ये जो टर्म्स है ना, इसे टर्म्स बोलेंगे ना। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। आओ देखो होगा कि नहीं होगा। यहां पर देखना, तुम ये बताओ, ये जो S है, S का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तुम बताओ। S मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो डिस्टेंस का यूनिट होगा वही होगा, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, और मीटर का मतलब L। तो तुम बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ओनली L, हाँ है ना, ठीक है। अब देखो सुनो, अब मैं बोल रहा हूं UT का डायमेंशन। देखो UT, U क्या आपका? इनिशियल वेलोसिटी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वो स्पीड ही है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड होगी। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो आप बताओ, ये सेकेंड सेकेंड क्या हो गया? कैंसिल। तो इसका भी यूनिट क्या आएगा? मीटर। मतलब इसका भी डायमेंशन क्या लिखेंगे हम? UT का डायमेंशन L ही लिखेंगे। आप देख रहे हो, इसका जो डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन आया ना। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसका डायमेंशन भी, ठीक है। अब देखो सुनो, हाफ AT स्क्वायर का डायमेंशन, है ना। जब भी अपन किसी टर्म का डायमेंशन निकालते हैं ना, तो उसमें जो कांस्टेंट नंबर इनटू होता है या डिवाइड होगा, उस नंबर को काउंट नहीं करते हम, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, मतलब इस हाफ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में कोई यूज नहीं है, ठीक। अब देखो एक्सेलरेशन का मैंने आपको बताया था, इसका यूनिट प्रीवियस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और टाइम क्या होता है? सेकेंड, और ये टाइम का स्क्वायर है मतलब सेकेंड का स्क्वायर। तो आप बताओ, ये सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। तो आप बताओ, ये आपका मीटर हो गया ना, और मीटर का मतलब L। तो आप बताओ हाफ AT स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो गया आपका? L। मतलब आप देख सकते हो यहां पर इसका डायमेंशन भी L, इसका भी L, इसका भी L। मतलब हर टर्म का डायमेंशन सेम आया इस रिलेशन में, मतलब ये रिलेशन सही है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो कभी भी अगर आपको देखना हो कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो आप क्या करना, हर टर्म का डायमेंशन वहां पर निकाल लेना, और अगर हर टर्म का डायमेंशन सेम आ रहा है मतलब वो रिलेशन सही है। इज इट क्लियर?
ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पहले एप्लीकेशन पे। चलो देखते हैं। ये देखो, यहां पर अपन को ये दो फॉर्मूले को चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। आओ, पहला फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है ना। अब देखो ध्यान सुनो, मैं पहले वाले को चेक करता हूं, ठीक है। पहला वाला दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इसको चेक करता हूं मैं, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो, यहां पर दो टर्म है ना, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। देखो कैसे, ये देखो मैंने निकाला था अभी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, ये ml स्क्वायर टी माइनस 2 था ना, तो ये मैं वहां रख देता हूं, ठीक है। देखो, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी निकाला था मैंने, दैट इज ml स्क्वायर टी माइनस 2। इज इट क्लियर, ठीक है। अब मैं इस वाले टर्म का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहा हूं, ठीक है। देखो, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू, मैंने कहा था ना आपको कि ये नंबर का कोई इस्तेमाल नहीं होता है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में, तो आप सिर्फ इस पे ध्यान दो, मास, मास मतलब क्या, किलोग्राम, इसका यूनिट लिखते हैं पहले, ठीक है। चलो, ये वेलोसिटी है, मतलब स्पीड मान लो आप, तो स्पीड का मतलब मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और उसका स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर, क्लियर। अब देखो, ये आपका हो गया किलोग्राम, मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं। अब आप बताओ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये ऊपर चला गया तो -2 हो गया ना, तो अब बताओ हाफ mv स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, किलोग्राम का मतलब मास मतलब m, मीटर का मतलब लेंथ, लेंथ मतलब l स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड मतलब टाइम, तो ये t और पावर -2। तो आप देख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है ml स्क्वायर टी माइनस 2, वही इसका भी है ना, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला सही है। इज इट क्लियर, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, देयरफॉर दिस above relation are correct ना, are correct, क्लियर, ठीक है। चलो, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं सेकंड वाले को भी, है ना। देखो ध्यान से, सेकंड वाले को, सेकंड वाला है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, मुझे इसको चेक करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो, यहां पर भी जो इसका डायमेंशन होना चाहिए वही इसका होना चाहिए, वही इसका होना चाहिए। यहां 3 टर्म है, तीनों टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, ये v होता है फाइनल वेलोसिटी, मतलब है तो स्पीड ही ना, ये u होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये भी वेलोसिटी है, मतलब इसका भी यूनिट स्पीड का ही यूनिट होगा। a होता है एक्सेलरेशन और s होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट होता है जो स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर देखो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक। तो आप देखो v स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, पहले यहां देखो, मीटर स्क्वायर और ये सेकेंड स्क्वायर नीचे, ऊपर गया तो -2। तो अब बताओ v स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, मीटर का मतलब l, l स्क्वायर, सेकेंड का मतलब टाइम,
टी माइनस टू, तो ये हो गया वी स्क्वायर का डायमेंशन, है कि नहीं। नाउ यू स्क्वायर ये भी तो स्पीड ही है ना, ठीक है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर मतलब सेम कहानी होगी ना, ठीक है। चलो तो इसका डायरेक्ट देता हूं मैं, एल स्क्वायर टी माइनस टू ही होगी, ठीक। नाउ अब देखो यहां पर 2as, अब देखो यहां पर 2 का तो कोई यूज नहीं होगा ना, मैंने कहा था कि आपको नंबर जो इनटू होते हैं या डिवाइड होते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई यूज नहीं होता, तो आप सिर्फ ध्यान दो ए और एस पर। ए मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मैंने बताया था आपको यूनिट, ठीक है, थोड़ी देर पहले, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाला एस है, ये वाला एस पे फर्क है, ये सेकेंड वाला है, ये एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस का यूनिट, दैट इज मीटर, तो इस एस का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो आप देखो ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और ये ऊपर चला गया एस की पावर -2, तो आप बताओ 2as का डायमेंशन, मीटर का मतलब एल स्क्वायर, सेकेंड का मतलब टी -2, तो आप देखो इसका भी डायमेंशन क्या आया, एल स्क्वायर टी -2, तो हर एक टर्म का डायमेंशन सेम है, मतलब ये रिलेशन भी सही है। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो तो ये आप लोग ले लें स्क्रीनशॉट, अपन एक और क्वेश्चन करते हैं यहां पर, ठीक है, करो जरा स्क्रीनशॉट लो। चलें अपन एक और देखते हैं यहां पर इलिस्ट्रेशन, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, अ फोर्स F इज गिवन बाय F इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब वेयर T इज द टाइम, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A, B एंड C। अपन को यहां पर A, B और C का डायमेंशन बताना है। यहां पर जो A, B, C है ना, ये एक कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, उसी का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, ठीक है। देखो अब यहां पर भी मैं लगाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखो कैसे, देखो अभी यहां पर जो A है ना, ये A एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, यहां पर A कोई और क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, ये B कोई और क्वांटिटी हो सकती है, और ये C भी कोई और क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। अभी ध्यान देना कैसे निकालते हैं इसका डायमेंशन, देखो आप बताओ F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब, ठीक है। अब देखो मुझे इस A का डायमेंशन निकालना है, आप बताओ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इस AT का जो डायमेंशन होगा वो फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा ना। देखो हर टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना AT का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा, है कि नहीं, ठीक है। देखो तो हम बोलेंगे सिंस डायमेंशन ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, और डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है MLT -2, ये हम निकाल चुके हैं अभी, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने इसको निकाला था मैंने, तो डायरेक्टली मैंने यहां पर यूज कर लिया, ऐसे क्लियर। तो फोर्स का डायमेंशन MLT -2 होता है, ठीक है। नाउ अब देखो मुझे निकालना है इसमें से पर्टिकुलरली A का डायमेंशन, और ये T क्या शो कर रहा है, टाइम, तो बताओ ये T टाइम है, मतलब खुद फंडामेंटल है ये, तो आप बताओ टाइम को हम लोग T से लिखते हैं ना डायमेंशनल फॉर्मूला में, ठीक है, इक्वल टू MLT -2, ठीक है। तो आप बताओ A का डायमेंशन क्या होगा, इसको नीचे करोगे MLT -2 अपॉन T, और ये पावर 1 है, ऊपर गया तो -1 हो जाएगा, तो -2 -1 -3, तो आप बताओ A का डायमेंशन क्या होगा, MLT -3 होगा, ऐसा ये हो गया A का डायमेंशन। सिमिलरली आप बताओ BT स्क्वायर का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा ना।
हर टर्म का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो ये देखो हम यहां पर बोलेंगे बीटी स्क्वायर का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर, मतलब होगा क्या आपका MLT-2। और ये देखो मुझे अगर बी का डायमेंशन निकालना है तो टी का डायमेंशन तो टी होता है, टी इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू MLT-2। ठीक है, तो अब बताओ बी का डायमेंशन क्या होगा, MLT-2 अपॉन टी स्क्वायर। ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा -4, -2 -4। तो बी का डायमेंशन क्या हो गया MLT-4 हो गया ऐसा। ठीक, नाउ अब देखो यहां पर मुझे निकालना है CT3, मतलब सी का डायमेंशन निकालना है मुझे। तो यहां पर भी CT3 का डायमेंशन फोर्स के ही बराबर होगा। ठीक है, देखो आप बताओ CT3 का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर, मतलब MLT-2 है कि नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये T3 है, मतलब खुद फंडामेंटल है T3 MLT-2। तो आप बताओ C का डायमेंशन क्या होगा MLT-2 अपॉन T3। तो अब बताओ C का डायमेंशन क्या हो जाएगा MLT-2 -3 -5। दिस इज द डायमेंशन ऑफ C। सिंपल। तो यहां पर यूज किया मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। तो टर्म के डायमेंशन को इक्वेट करके, ठीक है, मैं जिसका डायमेंशन मुझे निकालना है वो निकल गया। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका सिंपल इलस्ट्रेशन आपका। अब हम देखते हैं यहां पर इसका सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो पहले आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान देना यहां पर सेकंड एप्लीकेशन क्या है ये, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब इन शॉर्ट टू डिराइव फॉर्मूला। ठीक है, चलो क्या होता है, अगर मुझे किसी का फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला डिराइव करनी है, तो एक्सपेरिमेंटली हमें यह निकालना होता है कि वो चीज किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही हैं, वो किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, तुम लोगों ने सुना होगा क्या, सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम सुना है ना, पेंडुलम। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। ये पेंडुलम है, ये रस्सी है कि नहीं। अब देखो मैं बनाता हूं यहां पर, ये आपका है पेंडुलम, ये रस्सी है, ये इसे कहते हैं बॉब, ये बॉब है। ठीक है, बॉब मतलब एक मेटल स्फेयर मान लो। ठीक है, और इसको आप ऑसिलेट कराते हो ना ऐसे, इसको आप ऑसिलेट कराते हो ना ऐसे, है कि नहीं, आगे पीछे ऑसिलेट कराते हो इसको, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर, तो ये जो आपका पेंडुलम है, देखो अभी यहां पर है ये, जब ये यहां से ऐसे जाएगा और फिर वापस आएगा तो हम कहते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है, हाँ है ना। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये जो आपका एक ऑसिलेशन में जो समय लगता है टाइम, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो अगर मुझे किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो यहां पर पहले यह पता करना होगा कि उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, ये आगे चल के आप लोग पढ़ोगे कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है रस्सी की लंबाई पर, इसके ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब जो अर्थ का अट्रैक्शन है उसकी वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ये एक्सेलरेशन ही होता है ना, लेकिन ग्रेविटी की वजह से है
तो उसको ए ना बोल के स्मॉल जी से शो करते हैं, लेकिन इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है, हाँ है ना, जो एक्सेलरेशन का होता है। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, अगर मुझे किसी चीज का डिपेंडेंसी मालूम चल गई एक्सपेरिमेंटली कि ये क्वांटिटी इन फैक्टर पर डिपेंड करती हैं, तो उसके बाद आप उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, है कि नहीं? कैसे? ध्यान देना, मैं इसी की बात कर रहा हूं, तो सुनना ध्यान से। एग्जाम्पल लिया मैंने इसका, तो हम कहेंगे सिंस टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम depend on length of string, ये जो स्ट्रिंग है रस्सी है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटली मालूम चलता है अपन को, ठीक है? अब ध्यान देना, तो मैंने कहा कि टाइम पीरियड, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, टाइम पीरियड को, ये डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, लेकिन ये लेंथ के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है कि लेंथ की पावर क्यूब पर डिपेंड कर रहा है, मतलब इसका पावर की जानकारी नहीं होती है एक्सपेरिमेंटली, बस ये मालूम है ना कि हाँ ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अब ये लेंथ पे कैसा डिपेंड कर रहा है? लेंथ के क्यूब पे डिपेंड कर रहा है कि लेंथ की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इसका डायमेंशन अपन को पता नहीं होता एक्सपेरिमेंटली, वही अपन को निकालना होगा डायमेंशनल फॉर्मूला से, है कि नहीं? ठीक है, ध्यान देना बस, यहां पर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, लेकिन उनके पावर्स क्या होंगे इसकी जानकारी अपन को निकालनी होगी इस डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से। तो हम मान लेते हैं कि इसका पावर A है L का और G का पावर B है, तो यही A और B का पावर मुझे निकालना है, और एक बार अगर पावर की जानकारी मिल गई, ठीक है, अपना काम हो गया, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। आओ देखो कैसे निकालते हैं पावर A और B। देखो सुनो, ये जो आपका T है ये टाइम है ना, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सिर्फ T होगा, क्योंकि टाइम इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल, ठीक है? तो इसका डायमेंशन क्या होगा? T होगा, मानते हो? ठीक है, अब टाइम के डायमेंशन में लेंथ नहीं आएगा ना, या मास नहीं आएगा ना, है कि नहीं? तो हम मान लेते हैं वहां पर L जो होगा वो L की पावर 0 होगा, है कि नहीं? मान सकते हैं कि नहीं? ठीक है, मतलब यहां पर लेंथ नहीं होगा, लेकिन लेंथ को इंसर्ट कर सकते हैं ना पावर 0 करके, इसको भी तो 1 ही बोलते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर हम L की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है? नाउ प्रोपोर्शनल टू L की पावर A, L मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ मतलब खुद फंडामेंटल है वो L, ठीक है, पावर A, फिर G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है कि नहीं? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब एक्सेलरेशन का, तो ये देखो, ये मीटर मतलब L, सेकेंड मतलब टाइम LT माइनस 2 ना, तो ये देखो LT माइनस 2, पावर क्या आएगा? B। क्लियर? चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, इधर देखो, L की पावर 0 बोल दिया मैंने, ठीक है, और ये T है, T का पावर कितना होगा? 1 होगा ना, कुछ नहीं है, पावर मतलब क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू। अब आप देखो L की पावर A, इसको लिख सकते हो क्या? L की पावर B और T की पावर -2 का पावर B, मतलब -2B, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है ना, ठीक? अब आप देखो ध्यान से, यहां पर मैं यहां पर एक काम करता हूं, इधर देखो, हाँ ध्यान देना, इधर देखो, यहां पर
यहां पर L0 T1 प्रोपोर्शनल टू, ये देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं L की पावर A प्लस B, और ये क्या है T की पावर -2B, है कि नहीं? ठीक है। अब आप देखो यहां पर अगर बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। आप बताओ T की पावर यहां कितना है 1, यहां कितना है -2B, तो आप इनको इक्वेट कर सकते हो। तो क्या बोलोगे 1 इक्वल टू -2B, तो आप बताओ इसको लिख सकते हो, माइनस को यहां ट्रांसफर कर दो और 2 को नीचे ले आओ, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2। ठीक, अब बताओ L की पावर यहां कितनी है A प्लस B, यहां पर पावर कितनी है 0, तो आप बताओ A प्लस B की पावर 0 होगी ना। ठीक, अब देखो यहां पर A एज इट इज, B को क्या लिख सकते हो -1/2, ये निकाल चुके हैं कि नहीं, इक्वल टू 0, तो आप बताओ A की वैल्यू, ये देखो ये -1/2 होगा ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -1/2 उधर लेके जाओगे 1/2 होगा ना, ये है कि नहीं? ठीक है, तो आप देखो A और B की वैल्यू मिल गई है मुझे, मतलब यहां पर जो पावर है वो मुझे पावर मिल गया। ठीक है, अब मैं यहां पर फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं, मतलब फॉर्मूला लिख सकता हूं। देखो कैसे, ये देखो T प्रोपोर्शनल टू L की पावर A, तो L की पावर कितना 1/2 इंटू G की पावर B, मतलब G की पावर -1/2, है कि नहीं? अब देखो सुनो, T प्रोपोर्शनल टू L की पावर 1/2, इसको नीचे लिखोगे तो G की पावर +1/2 हो जाएगी ना, और पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है ना। ये देखो T प्रोपोर्शनल टू, इसको लिख सकते हो क्या √L, और इसको लिख सकते हो √G, तो आप बताओ T प्रोपोर्शनल टू, इसको लिख सकते हो होल √L/G, बोलो हाँ है ना। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है ना, और वो कांस्टेंट मैं मान लेता हूं K, तो आपका फॉर्मूला मिल गया T इक्वल टू K √L/G। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, है ना, ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये देखो मैंने फॉर्मूला निकाल लिया टाइम पीरियड का, है कि नहीं? अब मेरी बात को सुनना, ये जो कांस्टेंट K यहां पर आया है, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है ना, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है वो आपका डायमेंशनल एनालिसिस से मालूम नहीं चल पाता। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटली निकलता है, और एक्सपेरिमेंटली ये आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 2π होती है, 2π। तो जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, देखो T इज इक्वल टू K की वैल्यू 2π √L/G, ये होता है आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ऐसे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मतलब होता क्या है कि जिसका भी फॉर्मूला डिराइव करना हो, एक्सपेरिमेंटली ये देखना होता है कि वो किस किस चीजों पे डिपेंड कर रही हैं, है ना, तो वो आप प्रपोर्शनल करके लिख लो जिन जिन पे डिपेंड कर रही हैं, और उनका पावर्स आप निकालो। तो पावर्स पहले खुद मान लो A B C ऐसा मान लो, फिर वो दोनों तरफ में M का पावर L का पावर T का पावर दोनों तरफ इक्वेट करके इक्वेशन बना के ABC निकाल लो, है ना, काम हो जाता है वहां से। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, एक अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लो द स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो एक सवाल करते हैं, ये देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्मली, फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्मली, centripetal force is required which in fact depends upon mass m, velocity v
and radius r of the circle. Express centripetal force in terms of these quantities. देखो क्या बोल रहा है सवाल में, सुनना। वो ये बोल रहा है कि अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका रेडियस है r, इस सर्कुलर ऑर्बिट में वो पार्टिकल मूव कर रहा है और उस पार्टिकल का, मान लो ये पार्टिकल है, मान लो ये आपका पार्टिकल है, ठीक है, इसका मास कितना है m, है ना, और ये कितने स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी कितनी है इसकी v, इसकी वेलोसिटी v है, ठीक। तो जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है ना, ठीक है, तो वहां पर एक फोर्स की जरूरत पड़ती है उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ है ना। तो यहां पर ये बोल रहा है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करो, है कि नहीं, और ये बोल रहा है कि वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड कर रही है पार्टिकल के, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है पार्टिकल के, और जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, उसके रेडियस पे भी डिपेंड कर रही है ना, ठीक है। तो यहां पर डिपेंडेंसी दे दी ना उसने, अब हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आओ निकालते हैं। देखो सुनो क्या हुआ, उसने बोला फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, पावर मुझे मालूम नहीं है, ए मान ले, वेलोसिटी पावर बी मान ले, रेडियस पावर सी मान ले, इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब मैं ए बी सी की वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है। आओ देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ये अपन 2-3 बार कर चुके हैं पीछे, तो mlt-2 होता है प्रोपोर्शनल टू m, ये खुद होता है फंडामेंटल मास, तो m लिख दो कैपिटल M वाला, पावर a, ये वेलोसिटी मतलब स्पीड मतलब मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड मतलब l और सेकेंड मतलब t, तो lt-1 ना, ठीक है। तो वेलोसिटी का होता है lt-1, पावर कितना चल रहा है इसका b, और ये रेडियस मतलब मीटर में लिखोगे ना इसका यूनिट, ठीक है, मीटर मतलब लेंथ, तो इसका डायमेंशन l ही होगा, ये पावर c, क्लियर। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, ये आपका m lt-2 प्रोपोर्शनल टू m की पावर तो a है, यहां देखो l की पावर है b और इसकी पावर है b, तो l की पावर b, t की पावर -b, -1 इंटू b माइनस b, और ये l की पावर c। तो अब बताओ mlt-2 प्रोपोर्शनल टू, ये बताओ m की पावर a, l की पावर b, अच्छा ये c है ना आपका, सॉरी ये b और ये c, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे b प्लस c, और ये आपका t की पावर -b, क्लियर। अब देखो यहां पर ये आपका a है ना, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, m की पावर इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। नाउ देखो -b इक्वल टू -2 ना, तो यहां देखो -b इज इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू कितना 2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल। और अब देखो यहां पर देखो ध्यान से, b प्लस c, ये l का पावर है, यहां पर l की पावर कितनी है 1 है, तो b प्लस सी इक्वल टू 1, यहां पर b की वैल्यू जो निकाली है डाल दो, 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो आप बताओ c इक्वल टू 1 माइनस 2 कितना होता है -1, लो c की वैल्यू मिल गई अपन को। अब बताओ a b c तीनों मिल गया अपन को, ठीक है। ध्यान देना f इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a कितना है 1 इंटू v की पावर b कितना है 2, ठीक है, इंटू r की पावर c कितना है -1,
हाँ है ना। अब देखो F इज प्रोपोर्शनल टू M, ये V स्क्वायर, R की पावर -1 है, नीचे लिखोगे तो R की पावर 1 होगा ना, तो R की पावर 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर ही है, ठीक है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। और आपको पता है जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है कि mv स्क्वायर बाय r, और ये कांस्टेंट की जानकारी डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिलता, ये एक्सपेरिमेंटली मिलता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर 1 होती है। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है इसका वो k की वैल्यू 1 लेते हैं, तो f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r होगा, है कि नहीं? क्लियर? तो ऐसे हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका 2 एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं यहां पर लास्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब हम देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन क्या है, ध्यान देना। थर्ड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मतलब अगर अपन को किसी क्वांटिटी के यूनिट को कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो उसके लिए भी यूज होता है डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। कैसे यूज होता है ध्यान देना, थोड़ा मेरी बात को समझना पहले। देखो क्या है, कोई भी क्वांटिटी है से Q, ये कुछ भी हो सकता है, फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, कुछ भी हो सकता है ये। तो कोई भी क्वांटिटी है उसके मेजरमेंट को एक्सप्रेस जब करना है, ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और जो यूनिट चूज किया हमने, है ना। ये मैंने बात की थी पहले वीडियो में, ठीक है, कि किसी भी क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस करना है तो हमें चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट, है ना। जैसे मैं बात करता हूं, मैंने कहा कि आपका है आपका फोर्स, तो फोर्स मैंने कहा 20 न्यूटन, तो ये क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या है यूनिट, दोनों होना चाहिए, है कि नहीं। अब सुनो, ध्यान सुनो, तो अगर हम उसके यूनिट को कन्वर्ट करते हैं दूसरे सिस्टम में, तो क्या उसका अमाउंट ऑफ मेजरमेंट अफेक्ट होता है क्या? नहीं ना। देखो कैसे, मैंने कहा कि मान लो मैंने कहा कि यार किसी ऑब्जेक्ट का मास सपोज करना 20 kg है, अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं ग्राम में, मतलब SI को CGS में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आप बताओ, तो 20 kg को ग्राम में करना है तो इंटू 1000 करोगे तो ये कितना आएगा 20,000 ग्राम आएगा। तो आप बताओ 20 kg बोलो या 20,000 ग्राम बोलो, बात तो वही है ना, अमाउंट ऑफ जो आपका सब्सटेंस है वो तो उतना ही रहेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो यूनिट चेंज करने से कभी भी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, ऑब्वियसली बात है यार ये, है ना। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि किसी एक सिस्टम में उसका यूनिट मान लो U1 है और दूसरे सिस्टम में उसका यूनिट क्या है U2 है, और पहले सिस्टम में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और दूसरे में क्या है N2 है, ठीक। तो अब बताओ, जो यूनिट आपका होगा उसका कुछ ना कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ना, है कि नहीं। जैसे हम कहते हैं कि जो फोर्स होता है, ठीक है, जो फोर्स होता है वो 20 न्यूटन है, न्यूटन तो ठीक है बोलते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल यूनिट होता है वो क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तभी तो बोलते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2, ठीक। इसको कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं न्यूटन, है कि नहीं, इन द ऑनर ऑफ न्यूटन जी, ठीक है। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, है ना, ये सब SI में है, मैं इसको CGS में कन्वर्ट करूंगा तो किलोग्राम किस में हो जाएगा ग्राम में, मीटर किस में हो जाएगा सेंटीमीटर में, और सेकंड का सेकंड ही रहेगा। तो आप बताओ, जब मैं इनके यूनिट चेंज करूंगा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगा ना, है कि नहीं, होगा, ठीक है। अब वो जो आएगी सो आएगी। अभी मेरी बात को सुनो, किलोग्राम बन गया ग्राम, मीटर बन गया सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड ही रहेगा। आप बताओ,
जब यूनिट कन्वर्ट करेंगे तो क्या फंडामेंटल का पावर चेंज हुआ है क्या? देखो अभी मास का पावर 1 है, यहां भी मास का पावर 1 है, लेंथ का पावर 1 है, यहां भी लेंथ का पावर 1 है, टाइम की पावर -2 है, यहां भी -2 है। तो जब हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो उसका पावर जो है, फंडामेंटल यूनिट का जो पावर है वो अफेक्ट नहीं होता, मतलब डायमेंशंस अफेक्ट नहीं होते। ठीक, सुनो ध्यान से। अब यहां पर तो मैंने कहा कि जो पहले सिस्टम में यूनिट है वो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m1 l1 t1 पावर a b c। उसी क्वांटिटी का दूसरे सिस्टम में जो यूनिट होगा उसमें जो होगा m2 l2 t2 होगा। अदर सिस्टम का होगा मास लेंथ टाइम, लेकिन पावर तो वही रहेगा ना, a b c जो इसका पावर है। ठीक, और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n2। तो यहां से आप n2 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? इसको नीचे शिफ्ट करो, तो नीचे शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? n2 इक्वल टू n1 m1 बाय m2 होल पावर a, l1 बाय l2 होल पावर b, t1 बाय t2 होल पावर c। लिख सकते हो ना? इस फॉर्मूले से हम यूनिट कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं उसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, है ना? दिखाऊं मैं आपको एग्जांपल? चलो एक काम करते हैं, इसी को ही लेके अपन काम करते हैं। करें काम? चलो देखो ध्यान से। मान लो मुझे यहां पर दिया गया है कि 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? मतलब एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो उनके न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या रिलेशन होगा। ठीक, तो सुनना ध्यान से। ये मैं मान लेता हूं ये हमारा n1 है और ये जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या है? n2 है कि नहीं? ठीक है, तो मुझे n2 की वैल्यू निकालनी है ना? चलो और निकालते हैं। देखो कैसे, यहां देखो n2 इक्वल टू n1 इंटू फॉर्मूला क्या होगा आपका? देखो m1 बाय m2, m1 l1 t1 क्या है? गिवन सिस्टम का फंडामेंटल क्वांटिटी। तो गिवन सिस्टम ये वाला है ना हमारा, और m2 l2 t2 क्या है? जिसमें कन्वर्ट करना है वो वाला फंडामेंटल, मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये। ठीक है, तो आप देखो ऊपर क्या आता है गिवन वाले का, तो आप बताओ किलोग्राम है मतलब 1 kg अपॉन m2 मतलब 1 ग्राम। पावर कितना है इसका? 1 है ना, पावर 1 है। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद आपका L1 बाय L2, यहां पर लेंथ कौन है? मीटर, 1 मीटर अपॉन यहां पर क्या है? L2 क्या है? सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर मान लो। इसका पावर कितना है? 1 ही है। ठीक, अब बताओ यहां पर भी आपका टाइम सेकंड में, यहां भी सेकंड में, तो कोई इश्यू ही नहीं है। T1 भी 1 सेकेंड और T2 भी 1 सेकेंड। पावर कितना है? -2। ठीक, अब देखो यहां पर देखो n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी है? 20। अब बताओ इनको अगर सॉल्व करना है तो इनका यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000। तो 1 kg को लिख दो 1000 अपॉन ये 1 ग्राम रहने दो वैसा का वैसा। अब बताओ यहां पर देखना ध्यान से, हां देखो ध्यान से। अब बताओ 1 मीटर को लिखो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। पावर कितना चल रहा है? 1। इसका पावर भी कितना था? 1 था। अब देखो 1 सेकेंड कट गया तो ये 1 आएगा ना, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। तो इसको लिखने का आगे मतलब नहीं है। अब देखो 20, ये ग्राम ग्राम कैंसिल, 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3 ना। ठीक, ये सेंटीमीटर कैंसिल, 100 का मतलब 10 की पावर 2 ना। तो आप बताओ, देखो यहां पर ये हो जाएगा 20, ये देखो 1 0,
ये 3 जीरो, 4 जीरो और ये 2 जीरो, 6 जीरो। ठीक, मतलब N2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 इंटू 10 की पावर 6 हो गई, है कि नहीं? मतलब 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 6, मतलब 20 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इसको मैं फिल इन द ब्लैंक्स कर दूं इसका, तो यहां आएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे हम लोग यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी अपन कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जहां आप 2-3 एग्जांपल देख लोगे ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं। यहां पर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब देखते हैं अपन एक और क्वेश्चन। आओ, जैसे मान लो मुझे 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा गिवन सिस्टम है और इसमें हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब ये L1 और ये T1 वाला होगा और ये L2 और T2 वाला होगा ये। ठीक है, अब देखो, सुनो, पहले तो पहला स्टेप तो ये करो कि आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, तो आप बताओ, किलोमीटर पर आवर मतलब ये स्पीड है ना, तो इसका स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ये होता है LT-1। देखो ना, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर मतलब लेंथ, आवर मतलब टाइम, तो टाइम नीचे है, ऊपर गया तो LT-1। ठीक, अब बताओ, मतलब डायमेंशन क्या होगा इसका? 1 L का, और T का डायमेंशन कितना? -1। ओके, अब अपना सवाल क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हाउ मच? मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा N1 होगा और ये हमारा N2 है, जो क्वेश्चन मार्क है। ठीक, चलो फॉर्मूला क्या देखा हमने? N2 इक्वल टू N1, ऊपर आता है 1 वाला, तो यहां पर मास का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला कहां शुरू करेंगे अपन? L और T वाला। ये जो फॉर्मूला था ना आपका, इसमें मास वाला मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपका मास का कोई रोल नहीं है, तो मैं L1 और T1 वाला लिखता हूं। ठीक है, चलो देखो, L1 अपॉन L2, पावर कितना आएगा? जो लेंथ का डायमेंशन है 1, फिर T1 अपॉन T2। ठीक है, पावर क्या आएगा? जो T का डायमेंशन है -1। क्लियर? अब देखो, N2 इक्वल टू N1 कितना है? 54। L1 मतलब गिवन सिस्टम जिसमें दिया गया है, तो वो 1 किलोमीटर है। इसमें लेंथ आपका 1 किलोमीटर है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें 1 मीटर है, पावर 1। अब देखो, टाइम गिवन सिस्टम में टाइम किसमें? आवर में, मतलब 1 आवर बोल दो। जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड बोल दो, पावर -1। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, N2 इक्वल टू, बताओ, 54। 1 किलोमीटर को आप लिखो 1000 मीटर, ताकि यूनिट सेम हो जाए। अपॉन में क्या है? 1 मीटर। ठीक है, पावर चल रहा है 1। 1 आवर में कितने होते हैं सेकेंड? 3600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 3600 अपॉन 1 सेकेंड। पावर में क्या होगा? -1। अब बताओ, N2 इक्वल टू 54, ये मीटर कैंसिल, 1000 की पावर 1 मतलब 10 की पावर 3 बोल सकते हैं क्या इसको? चलो अब देखो, सेकेंड कैंसिल, 3600 की पावर -1। अब देखो यहां पर कैलकुलेशन है थोड़ा सा, 54 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 3600 की पावर -1, मतलब इसको नीचे लिख दो तो पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। चलो आप बताओ, 54, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 1 जीरो बच जाएगा ऊपर,
तो इंटू 10 अपॉन 36, तो 18 2 जा 18 3 जा, ये आपका 5, तो ये हो गया आपका 15, N2 की वैल्यू कितनी 15। तो अब बताओ 54 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम बोल सकते हैं ना 54 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने यूनिट कन्वर्ट कर दिया है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। जूल जो होती है ना, जूल ये एनर्जी की होती है यूनिट, एनर्जी की जूल। तो जूल होती है एसआई में, सीजीएस में क्या होती है अर्ग, है ना, ये होता है यूनिट एनर्जी का, ठीक है। तो ये एसआई में है और ये सीजीएस में होता है। मतलब मुझे एनर्जी को एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 1 है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो ये है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, ठीक। अब इसके यूनिट को देख के क्या समझ में आया, एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले ताकि हम पावर्स बता पाएं, ठीक है, उसके डायमेंशंस। तो आप बताओ एनर्जी जो होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं पहले, अभी वो होता है ml² T-2, ये होता है एनर्जी का डायमेंशन, ठीक है। चलो, तो m की पावर 1 आएगा, लेंथ वाला का पावर 2 आएगा और टाइम की पावर -2 रहेगा। अब बताओ मुझे ये n2 निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, और n1 हमारा 1 है। तो आप बताओ फॉर्मूला क्या होगा, n2 इक्वल टू n1, ऊपर आता है 1 वाला, नीचे आता है 2 वाला, है ना। देखो m1 अपॉन m2 की पावर कितना, यहां पर 1 है मतलब पावर 1, ठीक है। L1 अपॉन L2 की पावर कितना है 2, है कि नहीं, ठीक है। फिर देखो T1 अपॉन T2 की पावर कितनी है -2, है कि नहीं, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो n1 की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, डाल देते हैं अपन वैल्यू 1। m1 L1 T1 मतलब गिवन सिस्टम की बात हो रही है। तो आप बताओ गिवन सिस्टम एसआई में है ना, तो गिवन सिस्टम में जो एसआई है उसमें मास किस में होता है, किलोग्राम में, ये 1 kg है। उसमें लेंथ किस में होता है, ठीक है। पहले काम करते हैं, यहां फिल करते हैं। देखो m1 मतलब गिवन सिस्टम का, तो एसआई में मास किस में होता है, किलोग्राम में, और जो ये m2 है ये आपका सीजीएस सिस्टम का मास है, और सीजीएस में मास किस में होता है, ग्राम में। तो 1 kg अपॉन 1 ग्राम, पावर कितना 1। अब बताओ L1 मतलब एसआई में लेंथ किस में होता है, मीटर में, तो 1 मीटर। L2 मतलब सीजीएस में लेंथ क्या होता है, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, पावर 2। और जो टाइम है वो एसआई में भी सेकेंड होता है और सीजीएस में भी सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड, पावर -2, ठीक। अब देखो यहां पर N2 की वैल्यू 1 kg को लिख सकते हो 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, पावर 1। फिर 1 मीटर को लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर 2। और ये देखो 1 सेकेंड कैंसिल, तो ये 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो अब देखो आगे, N2 इक्वल टू ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, 1000 की पावर 1, और इस 1 का कोई मतलब नहीं है, मतलब 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 का स्क्वायर,
10 की पावर 4, तो आप बताओ n2 की वैल्यू 10 की पावर 7 हो गया क्या? तो दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया अपन को। तो आप बताओ, लिख सकते हो क्या? इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। देयरफॉर 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ये होती है कहानी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, तो इसको एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, है ना। और इसके ऊपर जो मैं आपको डीपी दूंगा, मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। तो जब आप इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करोगे ना, देन यू फील मोर कॉन्फिडेंट। एंड उसके बाद मैं आपको दूंगा डेली प्रैक्टिस पेपर, मतलब डीपी दूंगा मैं, उसको खुद ट्राई करना, और उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो दूंगा मैं, ठीक है। तो टॉपिक बहुत अच्छा है, सिंपल है, बस एक बार थोड़ी प्रैक्टिस करने की देर है। इज इट क्लियर? तो यहां पर अपना ये टॉपिक ओवर होता है ना। तो बस ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, magnetbrains.com पे जाना है, ठीक है। वहां पर आपका जो जेई और नीट चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स का एक IIT JEE और नीट चैनल है, वहां पर आप जाएं, वहां पर आप अपना फाउंडेशन कोर्स सेलेक्ट करें। जैसे आपने फाउंडेशन कोर्स में सेलेक्ट किया फिजिक्स, आप जैसे इसको क्लिक करेंगे आपको चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी। जैसे इसको क्लिक करेंगे आपको ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा, सिंपल। एंड बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इससे नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।